नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हम इसरो URSC इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। ये इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक नियॉन साइन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज डैश पर निर्भर करता है। वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ नियॉन साइन ट्यूब डिपेंड्स अपॉन ए लेंथ ऑफ द ट्यूब, बी ट्यूब मटेरियल, सी डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड डी थिकनेस ऑफ द ट्यूब। दोस्तों, नियॉन ट्यूब की वोल्टेज रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है ट्यूब की लेंथ पे। जितनी ज्यादा ट्यूब की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लेंथ के साथ आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें हायर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नियॉन लैंप के होते हैं, उसमें पहला पॉइंट है कि नियॉन लैंप यूज करती है लो प्रेशर नियॉन गैस को, और यही गैस क्या करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है जब ये डिस्चार्ज होती है। और इसमें हम एक और नोबल मेटल ऐड करते हैं जो ज्यादातर हीलियम होता है। ये बेसिकली लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होती है, ये केवल एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए इसका यूज होता है। और नियॉन ट्यूब की लेंथ वेरी करती है 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक। तो ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार के AC से DC परिवर्तक में सर्वाधिक दक्षता होती है? इन विच टाइप ऑफ AC टू DC कन्वर्टर एफिशिएंसी इज हायर? ए मोटर जनरेटर सेट, बी रोटरी कन्वर्टर, सी मरकरी आर्क रेक्टिफायर एंड डी सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। दोस्तों, इसमें जितने भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ये AC से DC कन्वर्टर ही है। अब हमें इसमें से केवल ये बताना है कि किस AC से DC कन्वर्टर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो अगर हम बात करें मोटर जनरेटर सेट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें रोटेटिंग पार्ट होते हैं, और रोटेटिंग पार्ट में फ्रिक्शन लॉस, मैकेनिकल लॉस और हीट डेसिपेशन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो लाई करती है वो 60 से 85% तक होती है। रोटरी कन्वर्टर भी क्या है, एक तरीके का मोटर जनरेटर सेट होता है। इसकी एफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट 60 से 85% की रहती है। दोस्तों, मरकरी आर्क रेक्टिफायर की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू रोटरी कन्वर्टर और मोटर जनरेटर सेट ज्यादा होती है, और इसकी एफिशिएंसी अराउंड 80 से 90% तक होती है। वहीं सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें यूज होते हैं डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। तो इनका हीट लॉस काफी ज्यादा कम होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, तो इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसकी एफिशिएंसी अराउंड 95 से लेके 98% तक होती है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर की। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट धारा डैश के लिए प्रवाहित होती है? इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लो फॉर ए लेस देन हाफ इनपुट साइकिल, बी मोर देन हाफ इनपुट साइकिल, सी हाफ इनपुट साइकिल एंड डी एंटायर इनपुट साइकिल। दोस्तों, हम ज्यादातर 4 क्लासेस का यूज करते हैं एम्पलीफायर में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। इनको समझने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। दोस्तों, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर का। तो क्लास ए एम्पलीफायर की हम बात करें तो इसका जो साइकिल होता है आउटपुट करंट का, वो फुल साइकिल होता है। और क्लास बी एम्पलीफायर में जो आउटपुट साइकिल होता है वो केवल हाफ साइकिल होता है। हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, हाफ साइकिल में ये कंडक्ट नहीं करेगा। और क्लास सी एम्पलीफायर, उसमें जो कंडक्शन होता है वो लेस देन हाफ साइकिल होता है, यानी कि वो अपना पूरा हाफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं करता है। इसका जो कंडक्शन होता है वो अराउंड 80 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक का होता है। तो ये कुछ मुख्य डिफरेंस होते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लो फॉर हाफ इनपुट साइकिल। सो ऑप्शन नंबर सी, हाफ इनपुट साइकिल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक SCR सार्थक धारा के साथ चालन तब शुरू करेगा जब एन SCR स्टार्ट कंडक्टिंग विद एप्रिशिएबल करंट व्हेन ए एनोड एंड गेट बोथ आर पॉजिटिव, बी एनोड इज नेगेटिव एंड गेट इज पॉजिटिव, सी एनोड इज पॉजिटिव एंड गेट इज नेगेटिव एंड डी एनोड एंड गेट बोथ आर पॉजिटिव। दोस्तों, SCR एक 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है, और ये 4 लेयर कौन सी होती है, ये PN की लेयर्स होती है। इसमें 3 टर्मिनल कौन से होते हैं, एक होता है एनोड, सेकंड वन इज कैथोड एंड थर्ड वन इज गेट। एनोड इसमें P टाइप सेमीकंडक्टर होता है और ये पॉजिटिव होता है। कैथोड N टाइप सेमीकंडक्टर होता है और ये नेगेटिव होता है। दोस्तों, गेट को P टाइप रीजन में कनेक्ट करा जाता है और ये एक कंट्रोल टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज गेट में अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन होता है सेमीकंडक्टर के बीच में वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो सेमीकंडक्टर में
में बढ़ जाता है, जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाता है। और जब हम सफिशिएंट गेट करंट प्रोवाइड करते हैं या सफिशिएंट पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करते हैं तो एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन आती है। एवलांच ब्रेकडाउन हम इस सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको आप समझ लेंगे तो आपको एवलांच ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो SCR को कंडक्ट करने के लिए हमें एनोड और गेट को दोनों को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रखना होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। एनोड एंड गेट बोथ आर पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाई हेड तथा निम्न आस्त्रव के लिए डैश वाटर टरबाइन का उपयोग होता है। फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टरबाइन यूज्ड इज। आपके ऑप्शन है ए पेल्टन व्हील, बी कैल्पाइन टरबाइन, सी फ्रांसिस टरबाइन एंड डी प्रोपेलर टरबाइन। दोस्तों हेड होता है वर्टिकल डिस्टेंस। हेड वाली टर्मिनोलॉजी कहाँ यूज होती है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में यूज होती है। 3 तरह के हमारे हेड होते हैं, एक होता है मीडियम हेड, एक होता है लो हेड और एक होता है हाई हेड। तो हेड से वाटर एंटर करता है पेन स्टॉक में और हेड पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे ही हम इसका यहाँ पे गेट खोलते हैं तो पेन स्टॉक से वाटर हाई स्पीड से फ्लो करता है, तो हेड को डिस्चार्ज पॉइंट भी बोला जा सकता है। एंड दोस्तों हेड होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एंट्री पॉइंट, ये इसका एंट्री पॉइंट है, इनटू दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम, और ये इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम है। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि 3 तरह के हेड होते हैं। लो हेड की जो रेंज होती है वो लेस देन 30 मीटर होती है और इसके एग्जांपल है कार्पन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन और आर्किमिडीज स्क्रू। मीडियम हेड की जो रेंज होती है, यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो 30 से 500 मीटर का होता है और इसका एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन। एंड लास्ट वन इज हाई हेड, इसकी रेंज 5000 से 2000 मीटर की होती है और इसका एग्जांपल है पेल्टन व्हील टरबाइन। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। हाई हेड के लिए हम बेसिकली कौन सा टरबाइन यूज करते हैं? पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए पेल्टन व्हील इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण डैश को जानने के लिए किया जाता है। नो लोड टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन ए कॉपर लॉस, बी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कॉपर लॉस, सी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉसेस एंड डी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। दोस्तों ओपन सर्किट टेस्ट, जिसे हम नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं, ये कंडक्ट कांस्टेंट लॉसेस को जानने के लिए किया जाता है। और कांस्टेंट लॉसेस कौन से होते हैं? आयरन लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। और ये एक और चीज को फाइंड आउट करता है, वो क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि चुंबकीय धारा। तो नो लोड लॉसेस, मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए करा जाता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए HV साइड यानी कि हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है और रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को लो वोल्टेज साइड पर अप्लाई करा जाता है। तो इससे हम क्या मेजर करते हैं? ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं अंडर आइडल कंडीशन विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ लोड करंट, यानी कि हमने कोई भी लोड इसमें अप्लाई नहीं करा है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर किस तरीके से बिहेव करेगा। और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है दोस्तों? ये वो करंट होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफार्मर कोर में स्टेब्लिश करने में मदद करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है मैग्नेटाइजिंग करंट से? कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है या ट्रांसफार्मर की कोर के मटेरियल का कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई खामी या कमी तो नहीं है। तो इस मैग्नेटाइजिंग करंट से हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नो लोड लॉसेस से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम उन लॉसेस को फाइंड आउट कर रहे हैं जो बिना किसी लोड के जनरेट होते हैं, जैसे कि हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। और ये सारे लॉस किसमें जनरेट होते हैं? ये ट्रांसफार्मर के कोर में जनरेट होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 37 है, RLC परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक डैश होता है। द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन RLC सर्किट इज ए 0, बी यूनिटी, सी 0.5 लैगिंग एंड डी 0.5 लीडिंग। दोस्तों रेजोनेंस की कंडीशन में इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो जो इक्वेशन होती है इम्पीडेंस की, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों समान है तो ये वैल्यू कट जाएगी तो Z हो जाएगा R के बराबर। और जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है यानी कि इसमें कोई भी इंडक्टेंस और कोई भी कैपेसिटेंस मौजूद नहीं है तो इसका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, इकाई, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच अप्लायंसेस वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ए वॉशिंग मशीन, बी फूड मिक्सर, सी टेबल फैन एंड डी टोस्टर। दोस्तों ऑप्शंस बहुत ज्यादा सिंपल है कि इसमें हीटिंग इफेक्ट पूछा गया है। अगर हम देखें तो टोस्टर में ही हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं। और ये हीटिंग एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम मटेरियल का।
सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोस्टर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 4 1 मिली हेनरी प्रेरकों को समांतरों में जोड़ा गया है। इस संयोजन को श्रृंखला में 2 1 मिली हेनरी वाले प्रेरकों के साथ जोड़ा गया है। समतुल्य प्रेरकता बताइए। 4 इंडिकेटर ईच ऑफ इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 2 इंडक्टर ईच ऑफ इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी। कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है पहले कि 4 इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करा गया है, तो ये हम 4 इंडक्टर बना देंगे और सबका इम्पीडेंस 1 मिली हेनरी है। तो जब इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो एलसीएम आएगा 1 और चारों ऐड हो जाएंगे तो आएगा 4। तो 1/i इक्वल्स टू 4/1, तो i हो जाएगा 1/4। तो ये आएगा दोस्तों 0.25। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 0.25 इंडक्टेंस आया है इसको 2 1 मिली हेनरी के साथ सीरीज में कनेक्ट करा गया है। तो 0.25 को जोड़ा गया है 2 1 मिली हेनरी इंडक्टर के साथ सीरीज में। तो बहुत सिंपल है, 1 + 1 + 0.25, तो 2.25 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन था पर इसका आंसर होगा 2.25 मिली हेनरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, संरक्षण धारा ट्रांसफार्मर के बोझ को डैश में निर्देशित किया गया है। द बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर इज स्पेसिफाइड इन ए परसेंटेज ऑफ फ्लोट करंट, बी वोल्ट एम्पेयर, सी परसेंटेज रेशियो एरर एंड डी परसेंटेज फीस एरर। दोस्तों बर्डन एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है करंट ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम पावर को जो ये डिलीवर कर सकता है। किस कंडीशन में, जब लोड कनेक्टेड हो। तो पावर किस पे डिपेंड करती है, करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो इसकी रेटिंग क्या होगी, वोल्ट एम्पेयर इसकी रेटिंग हो जाएगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 41 है, समकालिक मोटर में स्टेटर बैंक ईएमएफ का परिमाण डैश पर निर्भर करता है। इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी डिपेंड्स ऑन ए स्पीड ऑफ मोटर, बी लोड ऑन द मोटर, सी डीसी एक्साइटेशन, डी बोथ द स्पीड एंड रोटर फ्लक्स। दोस्तों स्टेटर का बैक ईएमएफ डिपेंड करता है डीसी एक्साइटेशन पे, क्योंकि अगर दोस्तों हम डीसी एक्साइटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये इम्पैक्ट डालेगा बैक ईएमएफ पे। और ये बैक ईएमएफ जनरेट कैसे होता है दोस्तों, जब सिंक्रोनस मोटर का रोटर रोटेट करता है तो ये स्टेटर वाइंडिंग में करंट को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ जनरेट होता है। और रोटर को एक्साइटेशन किससे मिलता है, उसको डीसी सूट से एक्साइटेशन मिलता है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, हमें किसी एडिशनल मेथड की मदद से इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। तो इसी वजह से हम रोटर को एक्साइट करते हैं सेपरेटली डीसी से या डीसी एक्साइटेशन की मदद से। तो डीसी एक्साइटेशन को कंट्रोल करके हम बैक ईएमएफ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, डीसी एक्साइटेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चालित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा डैश होती है। व्हेन रनिंग अंडर नो लोड कंडीशन एंड विद ओवर एक्साइटेशन आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय अ सिंक्रोनस मोटर, ए इज इन फेज विद अप्लाई वोल्टेज, बी लैक्स द रिजल्टेंट वोल्टेज बाय 90 डिग्री, सी लैक्स द अप्लाई वोल्टेज बाय अ स्मॉल एंगल एंड डी लीड्स द अप्लाई वोल्टेज। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर की 3 कंडीशंस होती हैं, एक होती है अंडर एक्साइटेशन, दूसरी होती है ओवर एक्साइटेशन एंड तीसरी होती है नॉर्मल एक्साइटेशन। तो अंडर एक्साइटेशन के केस में क्या होता है, पावर फैक्टर लैगिंग होता है, ओवर एक्साइटेशन के केस में पावर फैक्टर लीडिंग होता है और नॉर्मल एक्साइटेशन के केस में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं सिंक्रोनस मोटर की। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि डीसी एक्साइटेशन मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है। अगर ओवर एक्साइटेशन होगा इसका मतलब हमने डीसी करंट ज्यादा दिया है सिंक्रोनस की रोटर को, तो जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और हमें लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है, क्योंकि इस केस में बैक ईएमएफ भी स्ट्रॉन्ग होगा या ज्यादा होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओवर एक्साइटेशन के केस में आर्मेचर करंट अप्लाई वोल्टेज से लीड करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक 8 ध्रुवीय प्रतिवर्तित 750 आरपीएम पर घूर्णित होता है, उसकी आवृत्ति डैश होगी। ए 8 पोल अल्टरनेटर रोटेट एट 750 आरपीएम, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 F/P। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड इंटू पोल अपॉन में 120। अब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड हमें 750 दी गई है, पोल हमें 8 दिए गए हैं, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये कटे
बटेगा 25 टाइम, और 25 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों 50 हर्ट्ज होता है। सो ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को डैश में अपनाया जा सकता है। फॉर द स्पीड कंट्रोल पर्पस पोल चेंजिंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड फॉर ए स्लिप रिंग मोटर, बी सिंक्रोनस मोटर, सी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड डी सिंगल बेस मोटर। दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पोल फिक्स्ड रहते हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और सिंक्रोनस मोटर में भी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, तो अगर हम पोल को चेंज करेंगे तो इसका सिंक्रोनिज्म खराब हो जाएगा, तो इसमें भी हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। सिंगल फेस मोटर में ज्यादातर हम क्या करते हैं, फेस एंगल क्रिएट करते हैं, और वो पोल की मदद से नहीं करते हैं, वो हम स्टेटर और रोटर वाइंडिंग और कैपेसिटर की मदद से इसके फेस एंगल को क्रिएट करते हैं। तो पोल चेंजिंग मेथड सबसे ज्यादा अप्लाई किस में होता है, वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है। इसमें हम मैग्नेटिक पोल्स को मॉडिफाई करते हैं जिससे सिंक्रोनस स्पीड पे प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों इंडक्शन मोटर में स्पीड क्या होती है 120 F अपॉन में P, तो अगर हम पोल को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर पोल को बढ़ाएंगे तो स्पीड घट जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक 100 वाट हीटर को एक 240 वाट AC सप्लाई से जोड़ा गया है, हीटर में बहती धारा क्या होगी। ए 100 वाट हीटर इज कनेक्टेड टू अ 240 वाट AC सप्लाई, देन द करंट ड्रॉन बाय द हीटर इज। दोस्तों पावर होती है V इंटू आई, यहाँ पे पावर दी गई है 1000 वाट, वोल्टेज हमें 240 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट हमें निकालना है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो ये बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू आई। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 4.166। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन एन ओपन सर्किट एक खुले परिपथ में ए रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर जीरो, बी रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर इन्फिनिटी, सी रेजिस्टेंस इज जीरो एंड करंट इज इन्फिनिटी, एंड डी रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी एंड करंट इज जीरो। दोस्तों जो खुला परिपथ होता है, मान लीजिए एक वायर जा रही है, उसको हमने कट कर दिया, तो ये एक खुले परिपथ के समान है। इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट हो जाएगा जीरो और रेजिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। सो ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी एंड करंट इज जीरो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भू परिपथ प्रेरक डैश के आधार पर कार्य करता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ए रेसिडुअल करंट, बी शॉर्ट सर्किट करंट, सी ओवरलोड करंट एंड डी न्यूट्रल करंट। दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क करता है अवशिष्ट धारा या रेसिडुअल करंट पर। इसका मतलब अगर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट में इम्बैलेंस हुआ और ये इम्बैलेंस एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाए तो ये सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये लगातार फेज करंट को न्यूट्रल करंट के साथ कंपेयर कर रहा है, और इन दोनों के डिफरेंस को, फेज करंट और न्यूट्रल करंट के डिफरेंस को ही बोला जाता है रेसिडुअल करंट या अवशिष्ट धारा। अब मान के चलिए हमने अवशिष्ट धारा को 1 एम्पियर पर सेट करा हुआ है, तो अगर अवशिष्ट धारा 1 एम्पियर से ज्यादा हुई तो ये सर्किट ट्रिप हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति को डैश में मापा जाता है। द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ बैटरी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ए करंट वैल्यू, बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी एसिड कंटेंट एंड डी वोल्टेज आउटपुट। दोस्तों बैटरी की कंडीशन को विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से नापा जाता है। दोस्तों विशिष्ट घनत्व क्या बताती है, ये शुद्ध पानी की तुलना में इलेक्ट्रोलाइट घोल के घनत्व को दर्शाती है। तो इसकी 4 मुख्य कंडीशन होती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.13 हुई तो सेल फुल्ली डिस्चार्ज है, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 हुई तो सेल फुल्ली चार्ज है। तो ये दो वैल्यू तो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, 1.13 पे डिस्चार्ज और 1.28 पे चार्ज। अगर 1.19 है तो 25% चार्ज है, 1.22 पे 50% चार्ज है, 1.25 पे 75% चार्ज है। तो इस वैल्यू को आप याद कर लेना। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल डैश है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोस्तों दो मैग्नेटिक पोल के बीच के फोर्स को दर्शाया जाता है एक फॉर्मूले से, जो है म्यू m1 अपॉन m2 4 पाई डी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम हटा देंगे तो ये क्या बचेगा, m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो m1 और m2 क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक
मैग्नेटिक पोल्स हैं और डी क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो दोस्तों मैग्नेटिक पोल का फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक पोल के बीच का फोर्स कम होगा और अगर डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक पोल के बीच का फोर्स बढ़ेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 50 है, अ बैंड पास फिल्टर इज दैट विच। बैंड पास फिल्टर वह है जो ए पासिस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बी पासिस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, सी पासिस सिग्नल बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी एंड डी रिजेक्ट सिग्नल बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी लिमिट। दोस्तों तीन तरह के फिल्टर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक बैंड पास फिल्टर, एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर। सबसे पहले हम हाई पास फिल्टर की बात करें तो हाई पास फिल्टर केवल हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, और लो पास फिल्टर में लो फ्रीक्वेंसी पास होती है और हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक होती है, और बैंड पास फिल्टर में लो और हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक होती है और एक सर्टेन बैंड की फ्रीक्वेंसी को इसमें पास करा जाता है। सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अ बैंड पास फिल्टर इज दैट विच पासेस सिग्नल बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी लिमिट। दो फ्रीक्वेंसी लिमिट कौन सी है, हाई और लो फ्रीक्वेंसी के बीच में ये सिग्नल को पास करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, द लाइन वोल्टेज EL इन अ स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज डैश के समान होता है। दोस्तों स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज √3 टाइम होता है फेस वोल्टेज के, और लाइन करंट बराबर होता है फेस करंट के। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के पारस को बढ़ाने के लिए दोस्तों अगर हमें वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और अगर हमें एमीटर की रेंज को बढ़ाना होता है तो हम लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 53 है, द वायरिंग दैट नीड टू बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड अलोंग विद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है। ए क्लिट वायरिंग, बी बैटन वायरिंग, सी कंडक्ट सरफेस वायरिंग एंड डी कंडक्ट कंसील्ड वायरिंग। दोस्तों आजकल भवन निर्माण में हम यूज करते हैं कंडक्ट कंसील्ड वायरिंग। दोस्तों इस वायरिंग में जो इलेक्ट्रिकल पाइप्स होते हैं और जो वायरिंग होती है वो वॉल के अंदर करी जाती है, तो इससे हमें एक एस्थेटिक लुक मिलता है, और दोस्तों सेफ्टी पर्पस के लिए भी ये काफी अच्छे होते हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। आजकल घरों में ज्यादातर कंडक्ट कंसील्ड वायरिंग का इस्तेमाल करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित 3 फेस मोटरों में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फेस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। आपके ऑप्शन से ए सिंक्रोनस मोटर, बी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सी वाउंड रोटर मोटर एंड डी डबल केज मोटर। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसमें जनरेट होता है पल्सेटिंग टॉर्क, जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अलग अलग मेथड का। एक हम डीसी मशीन का यूज कर सकते हैं, या हम पोनी मोटर का यूज कर सकते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का भी यूज करके इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में निष्क्रिय साधन कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव डिवाइस। दोस्तों एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो पावर डिलीवर करने में सक्षम होते हैं। कौन से डिवाइस है वो, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अल्टरनेटर, जनरेटर और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आगे FET, SCR, BJT सारे ट्रांजिस्टर है। और पैसिव डिवाइस कौन से होते हैं, पैसिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है ऑपरेशन के लिए, और ये एनर्जी को स्टोर करने में कैपेबल होते हैं, जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। तो एयर कोर इंडक्टर क्या है, एक पैसिव डिवाइस है क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। किस तरह से एनर्जी को स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वे में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि I धारा है और V वोल्टेज है तो शक्ति डैश के समतुल्य है। इफ करंट इज I एंड वोल्टेज इज V देन पावर P इज इक्वल्स टू। दोस्तों पावर हो जाएगी V इंटू I, सबने पढ़ा है। और कौन से फॉर्मूले होते हैं इसके, P इक्वल्स टू I स्क्वायर अपॉन में R और P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R, ये इसके और दो फॉर्मूले होते हैं। तो फिलहाल इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है जिससे कि फायर जल्दी बुझ जाती है, और इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट भी होता है, यानी कि ये फायर की हीट को कमजोर कर देता है। वहीं हम बात करें ड्राई पाउडर की, ये भी इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है, लेकिन इसमें
इसमें कमी होती है, ये फायर की हीट को कम नहीं कर पाता है। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि हीट दोबारा लग सकती है, और दूसरा एक ये पाउडर बेस्ड सोल्यूशन है, तो इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इलेक्ट्रिकल परिपथ की निरंतरता सामान्यतः डैश द्वारा जांच की जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूजुअली चेक्ड बाय ए ओम मीटर, बी एमीटर, सी वोल्ट मीटर एंड डी पावर फैक्टर मीटर। दोस्तों कंटिन्यूटी टेस्ट की मदद से हम दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, और कंटिन्यूटी टेस्ट मेजर किससे करा जाता है, अधिकतर मल्टीमीटर से करा जाता है, या फिर ओम मीटर से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं किसी वायर का, तो मल्टीमीटर एक बीप की साउंड देता है, तो उससे हमें कंटिन्यूटी पता लग जाती है। अगर सर्किट में कहीं फॉल्ट है या सर्किट में कहीं ब्रेक है, ओपन सर्किट है, तो वहां पे आपको वो बीप की साउंड नहीं आएगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी संधारित्र की धारिता डैश के समानुपाती होती है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए मटेरियल ऑफ द प्लेट, बी एरिया ऑफ द प्लेट, सी वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट एंड डी पोलैरिटी ऑफ द प्लेट। दोस्तों कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन में डिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर साइन वेव। शुद्ध साइन तरंग का रूप गुणांक क्या होता है। दोस्तों प्योर साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11, और फॉर्म फैक्टर होता क्या है, ये होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। दोस्तों आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वीएम अपॉन में √2, और एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2 VM अपॉन पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.11, सॉल्व करके आप इसको देख सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।